अब हम बात करते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में। देखिए, टॉपिक आपके चैप्टर में पहले भी था, जो पुराना वाला सिलेबस था, लेकिन अब इसको आपके चैप्टर के नाम के साथ ही जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, और इस पर जिसका रिलीवेंस है, जिसका कंटेम्प्रेरी जो कॉन्टेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो जैसे कि हम पहले भी हम देख चुके हैं कि पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो चुका था। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसका लीडर था यूएसएसआर, और दूसरा था कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसका लीडर था यूएसए। तो यहाँ सभी कंट्रीज़ के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो यूएस ब्लॉक का हिस्सा बने या फिर यूएसएसआर के ब्लॉक का हिस्सा बने। अब जो एशिया अफ्रीका की कंट्रीज़ थी, जो ज़्यादातर 1950-60 के दशक में आज़ाद हुई थी, उनके सामने भी यही चॉइस थी कि वे किस पावर ब्लॉक का हिस्सा बनने। तो इसमें एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ ने डिसीजन लिया कि हम किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसमें सबसे पहला डिसीजन जो लिया गया था वो था भारत। और भारत के साथ कुछ अदर भी कंट्रीज जो है शामिल होते हैं। तो इस तरीके से इनकी संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम इसके मीनिंग को देखते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, इसके मीनिंग को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि क्या नहीं है, तो हमें क्लियर होगा कि ये क्या है। देखिए, फर्स्ट टर्म इज आइसोलेशनलिज्म, अलगाववाद। तो अक्सर नेम को, नॉन अलाइन मूवमेंट को अलगाववाद के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि नॉन अलाइन मूवमेंट आइसोलेशन की पॉलिसी या अलगाववाद की पॉलिसी नहीं है। आइसोलेशन की पॉलिसी में कोई देश किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार के रिलेशन नहीं रखता है, दूसरे देश से कोई रिलेशन वो नहीं रखता है। वो पूरे वर्ल्ड से खुद को अपने जो है अलग रखता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसको किसी दूसरे देश से, वो बिल्कुल अलग थलग रहता है। ना वो किसी से कोई ट्रेड करता है, ना कोई किसी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ना कोई किसी तरीके का रिलेशन दूसरे देश से रखता है। तो इस तरीके की पॉलिसी का अच्छा एक एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका जब आज़ाद हुआ 1787 के बाद, उसने इसी तरीके की आइसोलेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। उसने पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कोई रिलेशन नहीं रखा, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। ठीक है, तो और सेकंड जो वर्ड है वो है न्यूट्रलिटी। इसमें अगर दो देशों के बीच वॉर चल रही हो तो आप किसी के भी साथ नहीं होते हैं, ना आप किसी की साइड लेते हैं, और ना ही अपने किसी प्रकार के विचार अपने विचार किसी तरीके के युद्ध पर रखते हैं कि कौन युद्ध में एग्रेसर है, कौन डिफेंडर है। आप कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, मौन। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की जो पॉलिसी है वो इन दोनों में से कोई सी पॉलिसी नहीं है। ना ही तो वो आइसोलेशन वाली पॉलिसी है, ना ही न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी है। ठीक है, तो ये है क्या, अभी समझते हैं इसको। तो ये एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जिसमें एक देश खुद को कोल्ड वॉर से अलग रखता है। मतलब जो दो पावर अलायंस बने, उन पावर अलायंस से खुद को दूर रखना। जो मिलिट्री अलायंस बने, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इन मिलिट्री अलायंसेस से खुद को दूर रखना, कोल्ड वॉर से दूर रखना, और अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हितों को साधते हुए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो एक एक्टिव रहने वाली पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है? एक्टिव रहने वाली। वो नहीं कि आइसोलेशन वाली, कि मतलब हमें तो किसी दूसरे देश से मतलब ही नहीं है, न्यूट्रलिटी वाली, ठीक है, कि कुछ नहीं बोलना। वो पॉलिसी नहीं है, ये एक्टिव वाली पॉलिसी है। ठीक है, तो मतलब कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना। जबकि जो देश इन पावर कैंप का हिस्सा बने थे, यूएसए या फिर यूएसएसआर का जो ब्लॉक था, इनके जो भी मेंबर थे, वो अपने कैंप के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। मतलब जो यूएसए के कैंप का जो कोई कंट्री है, तो वो यूएसए के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। इसी तरीके से यूएसएसआर के कैंप का कोई कंट्री है, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब यूएसएसआर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। तो ये था नॉन अलायंस
मूवमेंट। बात करते हैं इसके फाउंडेशन के बारे में। देखिए, नॉन अलाइंस मूवमेंट के पीछे एक इम्पोर्टेंट स्टेप था बर्डुम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1955 में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ये 3 लीडर थे। इंडिया से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाइना से चाउ एन लाई, और इजिप्ट से थे नासिर, जो कि इसमें शामिल हुए। और यहाँ पर इंडो अफ्रीका कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें एशिया अफ्रीका के नए स्वतंत्र जो देश थे वो शामिल हुए। और इसमें शामिल देशों ने कोल्ड वॉर और मिलिट्री अलायंस से दूर रहने और स्वतंत्र विदेश नीति के लिए, और इसके अलावा विश्व शांति के लिए नॉन अलाइंस मूवमेंट की पॉलिसी की इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया। इसके बाद 1961 में नॉन अलाइंस मूवमेंट की फर्स्ट समिट होती है, जिसमें 25 देश शामिल हुए। ये हुई थी बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ पर है? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया नहीं है मैप में, मत देखना उसको, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो इसके ये 5 फाउंडर मेंबर थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकर्नो, भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, रूलर के प्रेसिडेंट नसीर साहब थे, और टीटो थे यूगोस्लाविया से, और नुक्रमा थे घाना की प्राइम मिनिस्टर। तो ये 5 फाउंडर मेंबर थे इसके पीछे, जो नॉन अलाइंस मूवमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ नॉन अलाइंस मूवमेंट। फर्स्ट इज अपोजिशन ऑफ कोल्ड वॉर। देखिए, नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो कंट्री थी, इन्होंने कोल्ड वॉर का विरोध किया। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। हम पहले ही उसके बारे में बात कर चुके हैं। 2 पावर ब्लॉक बन चुके थे, जिसमें एक का लीडर था यूएस और दूसरे का था यूएसएसआर। और इसमें माना जा रहा था कि कोई भी देश या तो यूएस ब्लॉक का हिस्सा है या फिर यूएसएसआर के ब्लॉक का हिस्सा है। तीसरी कोई पॉलिसी नहीं है। या तो कोई देश यूएसए के ब्लॉक में जाएगा या फिर यूएसएसआर के ब्लॉक में जाएगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन नॉन अलायंस कंट्री जिसमें मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश शामिल थे, इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र होगी। वे शीत युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, और शक्ति की राजनीति या आर्म्स रेस का इन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से ये कोल्ड वॉर के अपोज में मूवमेंट शुरू हुआ। सेकेंड इज अपोजिशन थ्रू मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंसेस। देखिए, मिलिट्री अलायंसेस जैसे नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट को इन्होंने अपोज किया। दोनों पावर ब्लॉक्स के द्वारा इनको ये आश्वासन दिया गया था, जो एशिया अफ्रीका की जो कंट्री थी, इन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि यदि ये मिलिट्री अलायंसेस का हिस्सा बनते हैं तो उनकी सिक्योरिटी हो सकती है, और कोई देश अगर उनके ऊपर अटैक करता है तो उनका बचाव किया जा सकता है। ऐसा इनको बोला गया दोनों ब्लॉक के द्वारा कि वो ताकि वो इनके ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। लेकिन ये नए स्वतंत्र देश जो थे, इनका पिछलग्गू नहीं बनना चाहते थे। तो नॉन अलायंस कंट्रीज ने मिलिट्री अलायंसेस को शांति के प्रतिकूल माना, और दूसरे राष्ट्रों पर नियंत्रण रखने की एक एजेंसी वो इन अलायंसेस को मानते थे, तो वो इसका हिस्सा नहीं बने। नॉन इन्वॉल्वमेंट इन पावर पॉलिटिक्स। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी एंटी पावर पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस है। ये इस बात का विरोध करती है कि संघर्ष की राजनीति के द्वारा दूसरे से अधिक आप पावरफुल खुद को बना सकते हैं। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लोकल, रीजनल, वर्ल्ड हर लेवल पर अनहैप्पी स्ट्रगल्स को रिजेक्ट करती है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश थे, एक लंबी लड़ाई के बाद औपनिवेशिक शक्तियों, ये कहेंगे इंपीरियल पावर्स के चंगुल से आज़ाद हुए थे। ये फिर से किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा बनकर अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते थे। किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा बनकर इन्हें उस पावर ब्लॉक को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में ये स्वतंत्र विदेश नीति नहीं अपना सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि ये किसी भी कैंप का हिस्सा ना बने।
नेक्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट इज ए पॉलिसी ऑफ पीसफुल इंटरनेशनल इंटरकोर्स एंड कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शक्ति संघर्षों से दूर रहते हुए पीसफुल इंटरनेशनल इंटरकोर्स एंड कॉपरेशन पर आधारित थी। ये सभी के साथ सहयोग करते हुए विकास पर आधारित नीति थी। ये देश मानते थे कि आर्म्स रेस, पावर पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी का भी भला होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कॉपरेशन एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। हम बात करते हैं इसकी रिलेवेंस के बारे में। लेकिन नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत कोल्ड वॉर के खिलाफ हुई थी। क्योंकि अब कोल्ड वॉर का एंड हो चुका है, तो ये कहा जाने लगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कोल्ड वॉर बेशक ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के सामने आज भी कई प्रकार के चैलेंजेस हैं जिनके लिए इनका एकजुट होना ज़रूरी है। और इसके लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आज भी जो इसकी रिलेवेंस है, इसकी प्रासंगिकता है, वो इस प्रकार है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब एमएनसीज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो बड़ी जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन पर डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंट्रोल है। तो ऐसे में इनका सामना करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ का एकजुट होना ज़रूरी है। तो ये इसकी पहली प्रासंगिकता है, ये रिलेवेंस है। इसके अलावा सेकंड है मिलिट्री अलाइंसेस, जो कि अभी भी बने हुए हैं और इनका खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। नाटो अभी भी है। तो इस मायने में नॉन अलाइंड मूवमेंट का होना ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरी, आज जब दुनिया से बाइपोलर सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे में यूनिपोलरिज्म या मल्टीपोलरिज्म का खतरा बढ़ रहा है। यूनिपोलरिज्म में अमेरिका की हेजेमनी देखने को मिल रही है, अमेरिका का वर्चस्व जो है वो देखा जा रहा है। और दूसरा, मल्टीपोलरिज्म में शक्ति के कई केंद्र हमारे सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में भी नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी प्रासंगिक है। चौथे, आज भी जिस तरीके से आज टेररिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो टेररिज्म के खतरे के लिए भी सबका एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म से कोई एक देश अकेला नहीं निपट सकता है। ठीक है, ग्लोबल इश्यू है, सभी का एकजुट होना जरूरी है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाने के लिए इन एशिया और अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की जो कंट्री हैं, इनकी भागीदारी सिक्योरिटी काउंसिल में हो। क्योंकि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, इनकी भागीदारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। तो इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी है कि ये कंट्रियाँ एकजुट हों, तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट, क्लाइमेट चेंज का इशू जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, और उसमें नॉर्थ और साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में मतभेद हैं, तो साउथ कंट्रीज़ की आवाज़ को उठाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को रखने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट का रास्ता जिस तरीके से डेवलप कंट्रीज़ ने अपनाया है, उसी तरीके का रास्ता जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ भी फॉलो कर रही हैं, जो कि सस्टेन नहीं करता है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, ये हमेशा चलने वाला विकास नहीं है। तो इन्वायरमेंट जिस तरीके से पॉल्यूटेड हो चुका है, नेचुरल रिसोर्सेज हम बहुत तेज़ी के साथ जिस तरीके से ख़त्म करते जा रहे हैं, तो विकास का रास्ता नहीं है। ये एक विकास ऐसा है, विकास है जो एक समय पर रुक जाएगा। तो इन्वायरमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना, इसके लिए भी ज़रूरी है कि देश एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए। और इसके लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इस प्रकार ये चैलेंजेस हैं जो कि कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद एशिया, अफ्रीका की कंट्री के सामने अभी भी बने हुए हैं। तो इनके सॉल्यूशन के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जहाँ वे अपनी बात रख सकते हैं, ताकि जो चैलेंजेस आज के समय में एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ के सामने हैं, उनको फेस करने पड़ रहे हैं, उनका मुकाबला ये एकजुट होकर कर सकें। देखिए, हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया।
Critics say that non-alignment is an unrealistic and idealistic principle. इसके आलोचक इसे एक अवास्तविक एवं आदर्शवादी नीति मानते थे। उनका कहना है कि पूरा इतिहास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गुटबंदी और संघर्षों का इतिहास रहा है। ये जो नॉन अलाइंस्ड पॉलिसी है ये ऊपर से सैद्धांतिक तौर पर तो अच्छी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो ये पॉलिसी सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, ऐसा इसको जो क्रिटिसाइज जो करते हैं उनका ऐसा मानना है। सेकंड इज नॉन अलाइनमेंट इज ए सोर्स ऑफ फ्रेंडलेसनेस। इसके आलोचकों का ये भी कहना है कि नॉन अलाइनमेंट के कारण ये देश किसी भी देश से, किसी भी ना यूएसए से ना यूएसएसआर से अपने संबंध मित्रतापूर्ण बना सके। अमेरिका की आलोचना करने के कारण ना तो भारत अमेरिका से अपने रिलेशन डेवलप कर सका, और इसी तरीके से कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करने की वजह से भारत यूएसएसआर के साथ भी अपने रिलेशन डेवलप नहीं कर पाया। थर्ड इज नॉन अलाइनमेंट इज ए प्रिंसिपल ऑफ इनएक्शन, पैसिफिक एंड वीकनेस। इसके आलोचक इसे अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय चुपचाप बैठे रहने की, निष्क्रिय होने की, इस पर आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे उनका कहना है कि अफगान संकट के समय भारत जैसे देश कोई ठोस कदम उठाने से बचते रहे, तो नॉन अलाइनमेंट जो है ये निष्क्रियता और कमजोरी का सिद्धांत है, ऐसा उनका मानना है। फोर्थ इज नॉन अलाइनमेंट इज रियली डबल अलाइनमेंट। इसके आलोचक इसे दोहरेपन की नीति बताते हैं इसको। उनका कहना है कि एक तरफ तो भारत नॉन अलाइन्ड होते हुए भी 1971 में यूएसएसआर से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है, और दूसरी तरफ उसकी ये भी कोशिश रहती है कि अमेरिका से उसको फाइनेंशियल एड मिल जाए। तो ये दोहरेपन की नीति उसको बोला गया है। नेक्स्ट फिफ्थ इज नॉन अलाइन्ड हैज सीज्ड टू बी ए रिलीवेंट प्रिंसिपल। आलोचकों का ये भी कहना है कि कोल्ड वॉर के टाइम में तो नॉन अलाइनमेंट का जो सिद्धांत था ये रिलीवेंट था, प्रासंगिक था, लेकिन अब जबकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है तो उसकी कोई रिलीवेंस नहीं रह गई है। तो ये सारे कुछ जो है इस तरीके से क्रिटिसाइज को किया गया है नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है। तो ये नॉन अलाइनमेंट के बारे में हमने बात की इसमें। देखिए अब हम बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसको शॉर्ट में कहेंगे NIEO। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ 1950-60 के दशक में आज़ाद हुई, और कहा गया कि ये देश राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली अभी ये देश आज़ाद नहीं हुए हैं। ये देश न्यू कॉलोनलिज्म, नव उपनिवेशवाद के जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो डेवलप कंट्रीज़ के फेवर में काम कर रहा है, और जो भी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सभी पर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही कंट्रोल है। तो ये कहा गया कि इन एजेंसीज में या वर्ल्ड्स के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतंत्र के आदर्शों पर किया जा सके। तो इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ एकजुट होकर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अपनी आवाज़ उठाती हैं ये, और मई 1974 में UN जनरल असेंबली में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने संबंधी एक डिक्लेरेशन पास किया जाता है। नीड ऑफ NIEO। तो देखिए NIEO की ज़रूरत क्यों पड़ी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा गैप है अमीर और गरीब देशों के बीच। तो फर्स्ट इज द बिग गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो ये माना गया कि नॉर्थ की डेवलप्ड कंट्रीज़ एवं साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच एक बड़ा गैप है। वर्ल्ड की टोटल 30% पॉपुलेशन जो कि नॉर्थ कंट्रीज़ में है, उनके हिस्से में पूरे विश्व के 70% रिसोर्सेस और इनकम आते हैं।
30% पॉपुलेशन के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 70% रिसोर्सेज। और ये कौन सी कंट्रियां हैं? नॉर्थ की या कहेंगे डेवलप कंट्रीज। जबकि जो वर्ल्ड की जो टोटल 70% पॉपुलेशन है वो कौन सी है? साउथर्न कंट्रीज या कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज। उनके हिस्से में विश्व के कितने परसेंट रिसोर्सेज आते हैं? 30%। तो बिल्कुल अपोजिट है। तो नॉर्थ डेवलपिंग कंट्रीज और इसके अलावा जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है डेवलप कंट्रीज में या नॉर्थ कंट्रीज में? $3,000 से लेकर $6,000 तक। और साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज में कितनी है? $100। तो आप सब खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। 30 to 60 टाइम अप्रोक्सीमेटली इतना गैप दिख रहा है। तो इस तरीके से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच की जो खाई है वो बहुत चौड़ी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग पावर्टी, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट इज एवर वाइडनिंग गैप। और ये जो अंतर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ निरंतर गरीब होती जा रही हैं। और इस बढ़ती हुई गैपिंग को अनक्टाड UNCTAD अनक्टाड और गेट भी कम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में बना हुआ है। जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इन पर भी इन डेवलप कंट्रीज़ का ही एकाधिकार है, पूरी तरीके से कंट्रोल है इन्हीं का ही, डेवलप कंट्रीज़ का। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनकी भी जो पॉलिसीज़ हैं ये भी डेवलप कंट्रीज़ के फेवर में ही हैं। तो इन एजेंसीज़ में भी जो भी रूल्स पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो भी इन डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा ही बनाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा जो पैसा है, जैसे वर्ल्ड बैंक में, IMF में सबसे ज़्यादा जो पैसा जो लगा हुआ है वो अमेरिका का लगा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसका पूरा डोमिनेशन उसमें रहता है। जो भी पॉलिसीज़ वहाँ बनती हैं वो पूरे तरीके से उनमें अमेरिका का कंट्रोल रहता है, या वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका कंट्रोल रहता है। थर्ड इज कंटिन्यूस इंक्रीज ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। देखिए, विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस लगातार बढ़ती जा रही है। डेवलप कंट्रीज़ जो है वो रॉ मटेरियल या कहेंगे कच्चे माल के लिए और अपना तैयार माल या अपना प्रोडक्शन सेल करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ पर डिपेंडेड है। इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ भी फाइनेंशियल एड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। फोर्थ इज डिसऑनरेबल एंड हेजेमोनियस रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या MNCs। देखिए, ऑलमोस्ट MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की हैं। अकेले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा की ही 700 MNCs हैं। इन 7 देशों की ही कितनी MNCs हैं? 700। और वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का जो 50% प्रोडक्शन भी ये कंपनियां ही करती हैं। पूरे वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% कौन करती हैं? यही कंपनियां करती हैं, MNCs। और IMF, वर्ल्ड बैंक का दबाव भी इन MNCs के फेवर में ही रहता है। देखिए, जो MNC जिस देश की है तो उस MNCs का फ़ायदा भी उसी देश को जाएगा, है ना, जिस देश की वो MNC है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोका कोला, पेप्सी, मैकडल का बर्गर जो आप खाते हैं, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा जिसे आप बड़े शौक से खाते हैं, तो MNC किस देश की हैं? या अमेरिका की हैं। तो इन MNCs को फ़ायदा जो होगा वो कहाँ जाएगा? अमेरिका को ही जाएगा। तो इस तरीके से हज़ारों प्रोडक्ट जो हम मार्केट में देखते हैं उन पर किसी MNC का कब्जा है और उससे होने वाला फ़ायदा भी उसी देश को चला जाता है जिस देश की वो MNC है। इसके अलावा इन MNCs का प्रेशर उस देश पर रहता है जहाँ पर वो इस्टेब्लिश है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की MNC यहाँ भारत में है तो भारत के ऊपर उसका प्रेशर रहेगा कि वो देश इकोनॉमिक कंडीशंस को अधिक लिबरल करे, उदार बनाए, ठीक है।
तो इस तरीके से एमएनसी जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर भी अपने अनुकूल बनाने के लिए दबाव डालती हैं। तो इसमें पूरे तरीके से जो बेनिफिट है वो नॉर्थ की कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ को जाता है, और साउथ की जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा नुकसान में रहती हैं। तो आपके इस चैप्टर में इतना ही। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कोल्ड वॉर के मीनिंग, कॉजेस एंड एरेनाज के बारे में। इसके अलावा नॉन अलाइंस मूवमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।